तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस से फिर उसके बाद हमने बात करनी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, फिर हमने बात करनी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आपने ऑलरेडी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड इतना बता दिया है। आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सबको? पहले बताइएगा एक बार। आज नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू कर रहा है। प्रसाद जी, अपना टेक्निकल सपोर्ट भेजिए अपने तरफ से। नेटवर्क और सेपरेट वाईफाई, मोबाइल वाईफाई यूज कर रहे हैं, इतने अमीर कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं आज? एक तो मेरी लोकेशन बदल जाती है बहुत जल्दी जल्दी, फ्रिक्वेंटली, तो ये भी एक इशू रहता होगा। अब नई जगह शिफ्ट हुए हैं, फिर से दिक्कत आ रही है। अभी आ रही है वॉइस में, बताइएगा। ठीक है। अभी ठीक है, वॉइस ठीक है। एयर फाइबर, बताइएगा इसमें के बारे में, कितना क्या खर्चा आता है? मैंने भी देखा तो उसका एयर फाइबर का क्या ज़्यादा बेटर रहता है वो। चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे आगे, हैं। 500 पर मंथ आता है, ठीक, नॉट बैड। आगे बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पर, अम, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में जितने भी कैटेगरीज हैं उनकी, राइट। चलिए एक बार दिव्या जी से पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं फ्यूचर टेंसेस को लेकर के। फ्यूचर टेंस जो है यानी कि इसमें हम फ्यूचर की बात करेंगे, भविष्य की। ये टेंस फोर पहले तो कैटेगरी आपका में डिवाइड। फेस फेस ठीक से नहीं दिख रहा। आप कैमरा कहाँ पर रखते हैं? एक्चुअली मेरे लोअर फेस पे थोड़ी लगी है, उस पे दवाई लगाई है, तो इस वजह से हाफ फेस रिवील है आज। मास्क मास्क लगा के बैठना चाहिए आपको। चलिए कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ। तो फ्यूचर टेंस यानी कि इसमें हम फ्यूचर की बात करेंगे। ये टेंस भी सिमिलर है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की तरह, इसको फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि इसे हम कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम बात करेंगे यानी कि इस कैटेगरी के जो अंदर सेंटेंसेस होते हैं वो ज्यादातर फ्यूचर प्लानिंग के बारे में होंगे, प्रॉमिस के बारे में। कुछ ऑफर्स करना होगा तो हम इस सेंटेंस की कैटेगरी का यूज करते हैं, यानी फ्यूचर प्रेडिक्शंस, अजम्पशंस, और इन सब चीजों की बात करते हैं हम फ्यूचर सिंपल टेंस में। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो उस पैटर्न में हम विल शेल का यूज करेंगे, यानी कि विल का यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी में, और रेस्ट ऑफ पर्सन्स के लिए हम शेल का यूज करेंगे, ना यानी जी, ना आई ना, विल। ना ना ना। आई एंड वी केवल फर्स्ट पर्सन के लिए ही सेल का यूज होता है ट्रेडिशनल में। बाकी सभी के लिए विल का ही यूज होता है ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग। जी। तो शेल का पार्डन, तो शेल का हम यूज करेंगे ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से आई और वी के साथ, और रेस्ट ऑफ पर्सन्स के लिए हम विल का यूज करेंगे। पर अब हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो हम मोस्टली प्रोबेबली हम विल का ही यूज करेंगे। अगर कहा जाए इसके हिंदी में सेंटेंसेस एंड होते हैं गा, गी, गे, या गया, आया, इस वो एंडिंग वर्ड्स के साथ इसकी हिंदी की ट्रांसलेशन खत्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए इंग्लिश के एग्जाम्पल की तो आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगी। ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा। अब नेक्स्ट आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम कह सकते हैं कि जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, यानी कि अ, मैं स्कूल जाया करूंगी। आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही होंगी। या फ्यूचर की बात करेंगे, मैंने थोड़ा गलत कह दिया था। तो इसमें हम फ्यूचर में जो काम कंटिन्यू करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, जैसे ही विल बी रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा होगा। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि अगर हिंदी एंडिंग में बात करें, मतलब हिंदी में कहें तो जो काम फ्यूचर में एक
फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि मैं लेटर लिख चुकी होंगी, यानी कि फ्यूचर में मैंने एक पर्टिकुलर काम कंप्लीट कर दिया होगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंग्लिश इंग्लिश में एग्जांपल्स ली जाएंगी तो ही विल हैव डन हिज होमवर्क, या फिर आई विल हैव रिटन अ लेटर। इसके बाद फोर्थ टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें जिसमें हम एक काम जो फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा और लॉन्ग टाइम पीरियड में चल रहा होगा, जैसे कि हमने पिछले परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बात किया, इसमें भी सेम ही रहेगा। बस फ्यूचर प्लानिंग की बात करेंगे कि फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा लंबी देर तक। जैसे कि शी विल है, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए पहले तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड अगर पर्टिकुलर टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया गया है तो हम उसमें सिंस और फॉर का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। पर इस टेंस में दो केस में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें एक हमें पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया होगा, यानी कि मैं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया गया होगा, और दूसरी कैटेगरी उसमें बस बताया होगा कि ये काम लंबे टाइम से चल रहा है, बट उसमें पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं किया होगा कि मतलब कितने दिन तक, कब से कहाँ तक, ये सब उसमें मेंशन नहीं किया होगा। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो शी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 मिनट्स, यानी कि वो 2 मिनट के लिए खाना बनाती रहेगी। बना रही तो ये होगी, कुछ इस ये भी तरह से बोल होंगे। सकते हैं। वह 2 मिनट से खाना बना रही होगी। शी विल हैव बीन बना कुकिंग रही हो। फूड फॉर 2 मिनट्स। या फिर मैगी बना रही होगी, ऑफ कोर्स 2 मिनट से तो। और ये भी बोल सकते हैं वह 2 मिनट से खाना बनाती रही होगी, ती रही होगी, है ना। चलिए, चलिए कोशिश आपने अच्छी की है, बढ़िया। तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसा कि आपने कहा, ऑफ कोर्स फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर प्लान की बात होगी, आने वाले टाइम में जो कुछ शेड्यूल्ड है उसकी बात करेंगे। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में भी दो कैटेगरी होती हैं, एक एक्शन वाली और एक नॉन एक्शन वाली, यानी नॉन वर्ब वाली। तो एक्शन वाली तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉन एक्शन वाली स्टेट ऑफ बीइंग होती है, वहां पर भी एक्चुअली में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, बी फॉर्म आती है एक्चुअली में। तो जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। शी विल बिकम अ टीचर, वह एक शिक्षक बनेगी। एंड वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। पर अगर हम डायरेक्टली बी के साथ बोलना चाहें, जैसे कि हम शिक्षक होंगे, है ना, तो वी विल बी टीचर्स, है ना, या मैं शिक्षक बनूंगा, मैं शिक्षक होऊंगा, आई विल बी अ टीचर, आई विल बी अ टीचर। मैं मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल लगाते हैं, जैसा कि आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रेडिशनल इंग्लिश में, ट्रेडिशनल इंग्लिश मतलब पुरानी अंग्रेजी, परंपरागत अंग्रेजी, उसमें शैल का यूज होता है आई और वी के साथ। तो अब हम मॉडर्न इंग्लिश में उसका यूज नहीं करते। शैल का यूज केवल और केवल लीगल या फॉर्मल इंग्लिश में यूज के लिए रह गया है बस, है ना। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो दो कैटेगरी हो गए सिंपल फ्यूचर टेंस में, एक जिसमें एक्शन की बात होगी, तो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग विल के आगे आपका वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आएगा, और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग होगा। दरअसल में वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, बी। जैसे वह अमीर होगा, मतलब भविष्य में अमीर हो जाएगा, तो ही विल बी रिच, वह खुश हो जाएगा। ही विल गेट हैप्पी बोल सकते हैं, तो परिवर्तन की अवस्था भी है। या वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी। तुम बीमार होगे, यू विल बी सिक, है ना, इस तरह से। तो होगे के लिए, होने की अवस्था के लिए बी का यूज कर सकते हैं। याद रखें, यहाँ पर विल बी के बाद आप नॉन एक्शन का यूज कर रहे हैं। अगर एक्शन का यूज करेंगे तो वो आईएनजी फॉर्म के रूप में आता है जनरली, है ना। ठीक है। तो जैसे यू विल बी गोइंग, तुम बाजार जा रहे होगे, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस का पार्ट हो जाएगा। पर इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। ऑफ कोर्स थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है किसी चीज को कंडीशन, मतलब एक अवस्था बनाने के लिए, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग बनाने के लिए। जैसे अ, मैं वो बात करूं, अ, वह टूटा होगा, या ये हो जाएगा ही विल बी ब्रोकन, वह टूटा होगा, गिलास टूटा होगा, द गिलास विल बी ब्रोकन, मतलब इसका मतलब गिलास टूट जाएगा या गिलास की अवस्था टूटी हुई होगी, इस तरह से फ्यूचर में, इस तरह से हम बोल रहे हैं। ठीक है। तो कुछ केसेस में आप
इसके बाद थर्ड फॉर्म का भी यूज देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज डिक्लाइन हो जाएगी, समथिंग विल बी डिक्लाइंड, मतलब हो ना रिजेक्ट हो जाना, ये ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा, तो द ऑफर विल बी रिजेक्टेड, है ना, विल बी रिजेक्टेड। हालांकि ये पैसिव वॉइस का केस भी है, बट हम बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं जब कोई स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से स्टेट ऑफ बीइंग ही आप मान के चलिए कि वो काम जो है आपका निष्कासित कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, कोई चीज टूटी हुई होगी, इस तरह से होने की अवस्था ही है। और इसका दूसरा एक यूसेज एक तरह से देखते हैं तो पैसिव वॉइस में भी ये इस तरह से लिया जाता है। तो विल बी, शैल बी का आप यूज कर सकते हैं, बट वो ट्रेडिशनल इंग्लिश का पार्ट है। एंड मॉडर्न इंग्लिश में अगर यूज करते भी हैं तो फॉर्मल इंग्लिश में बेसिकली जब लीगल प्रोसीजर करना होता है तो शैल का यूज कर लेते हैं, राइट। तब तो हम किसी भी चीज के साथ कर लेते हैं, जैसे थर्ड पर्सन हो या फिर सेकंड पर्सन हो, कुछ भी हो। जैसे स्कूल थर्ड पर्सन है, जनरली विल होता है, बट अगर हम फॉर्मल इंग्लिश के अकॉर्डिंग जाए तो स्कूल शैल बी क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ क्रिसमस डे, है ना, शैल बी। तो उस तरह से होने की अवस्था है शैल बी क्लोज्ड, राइट। तो हमने दो कैटेगरी सीखी, एक बी फॉर्म लगाइए, शैल बी हो जाए या विल बी हो जाए, मॉडर्न इंग्लिश में याद रखेंगे जनरली विल बी जाते हैं, विल बी लग गया बी फॉर्म वाला। दूसरी कैटेगरी सीखी, विल या शैल के बाद आप एक्शन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, आई विल गो, यू विल गो, है ना। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश केवल विल लगाते हैं, ट्रेडिशनल इंग्लिश में शैल का यूज करते हैं आईवी के साथ। और मॉडर्न इंग्लिश में अगर शैल का यूज करते भी हैं तो लीगल प्रोसीजर या फॉर्मल इंग्लिश को शो करने के लिए करते हैं। आई होप आपको फॉर्मल इंग्लिश आती होगी। फॉर्मल इंग्लिश मतलब जो आपकी औपचारिक भाषा है, व्यावसायिक भाषा है एक तरह से, व्यवसाय भी कह सकते हैं, ऑफिशियल व्यवसाय, है ना, औपचारिक व्यवसाय, ठीक है। बैंक हो गया, स्कूल हो गए, है ना। तो जो भी जितने फॉर्मल प्लेसेस होते हैं उसमें आपका यूज होता है। तो हम समझ पाए हैं इसके यूसेज को, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एंड देन फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। शैल का यूज उसी तरह से यूज करेंगे जिस तरह से हमने समझ लिया है, ट्रेडिशनल इंग्लिश में आईवी के साथ, मॉडर्न इंग्लिश में करते हैं तो फॉर्मल इंग्लिश के साथ ही करते हैं, ठीक है, फॉर्मल प्लेसेस पे, फॉर्मल या लीगल प्रोसीजर्स में। तो एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, वो काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा, उसके लिए हम विल बी या शैल बी यूज करेंगे। एंड देन आईएनजी फॉर्म आएगा वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या उसको आप वर्ब फोर्थ भी बोल सकते हैं। आई विल बी स्टडिंग एट 6 PM, मॉडर्न इंग्लिश ले रहे हैं तो इसलिए विल का यूज करेंगे। दे विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, वो अ, वे कल ट्रैवल कर रहे होंगे, मैं स्टडी कर रहा हूँ, इस तरह के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है। याद रखेंगे सिंपल फ्यूचर में भी विल बी या शैल बी यूज हो जाता है, पर वहां पर आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, नॉन वर्ब वाला केस होता है, या तो थर्ड फॉर्म लगा होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो कोई काम जब आपका एक सर्टेन टाइम पर कंप्लीट हो चुका होगा, एक्शन फिनिश्ड बिफोर अ सर्टेन टाइम, ठीक है, एक बिंदु तक कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसमें हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं। जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन बिफोर यू अराइव या कम, है ना। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिससे पहले कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। या मैं कल तक तुम्हें अपडेट कर दूंगा, आई विल हैव, कर दूंगा नहीं, मैं कल तक तुम्हें अपडेट कर चुका हूंगा, आई विल हैव अपडेटेड यू टिल टुमारो, है ना। तो इस तरह से कोई काम हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, है ना। इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं, एक तरह से प्रिडिक्शन अगर होगी भी तो वो इनकम्प्लीशन होगी, कि हाँ प्रोबेबिलिटी है, ऑफ कोर्स कभी कभी प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हम करते हैं फ्यूचर में यूज। तो जैसे ये प्रोजेक्ट इतने इस डेट तक फिनिश हो चुका होगा, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। तो वहां पर भी आप देखेंगे एक कंप्लीशन देखने को मिलेगा, यानी कि कोई काम पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, ठीक है। डेडलाइन दी जाती है कि मेरा प्रोजेक्ट 25 मार्च तक कंप्लीट हो चुका होगा, माई प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड। यहाँ पे थोड़ा बीन इसलिए आ गया क्योंकि होने की अवस्था लगाई है, तो हैव के बाद बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। माई प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इसलिए क्योंकि ये पैसिव में चला गया एक तो, और दूसरा हम इसको स्टेट ऑफ बीइंग में लाते हैं तो कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट वर्ब है, ठीक है। तो उसको नॉन वर्ब के केस में लाने के लिए हम या तो थर्ड फॉर्म लगाएं, है ना। नहीं तो फिर आईएनजी वाला केस होता तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता, वो अलग केस हो जाता है यहाँ पर। बट यहाँ पे होने की अवस्था दिखाई है। तो माई प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड, जो भी डेट है ऑन जो
ऑन 23rd of March या फिर टिल 23rd of March, ठीक है। तो कोई भी काम एक सर्टेन टाइम तक फ्यूचर में हो चुका होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ओके। इसमें भी आपने एक बीन वाला भी केस देख लिया, हो चुका होगा तो बीन भी लग जाएगा। और वह बीमार पड़ चुका होगा, इसका इंग्लिश बता सकते हैं आप लोग? वह बीमार पड़ चुका होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, और बीमार का सिक। वह बीमार पड़ चुका होगा। he will have been sick. करेक्ट, ही विल हैव बीन सिक, सिक, ही विल हैव बीन सिक। दैट्स करेक्ट, है ना? तो यहाँ पर आप हैव के बाद बी का थर्ड फॉर्म ही लगा रहे हैं, ही विल हैव बीन सिक। और मैं अगर पूछूं वह बीमार होगा, तो क्या करेंगे? ये सिंपल फ्यूचर है। वह बीमार पड़ he चुका होगा will, बता दिया, बताइए। इसमें भी हम he will be sick. करेक्ट, ही विल बी सिक। दोनों में डिफरेंस है। वह बीमार होगा, सिंपल सी बात बोली है, मतलब सिंपल फ्यूचर में आ गया। और वह बीमार हो चुका होगा, मतलब कंप्लीशन दिख रहा है, तो ही विल हैव बीन सिक। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है बी का, ठीक है बी फॉर्म ही दोनों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि किस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डील कर लेते हैं, राइट? इसी तरह से आप इसका नेगेटिव बना लीजिए। जैसे मैं पूछूं आपसे, बताएंगे विष्णु जी, वह बाजार नहीं जा चुका होगा। वह बाजार नहीं जा चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सर। हाँ, चुका होगा आ गया ना। तो इससे नहीं जाती। he will have he will he will not have been uh, going to market. बीन क्यों लगाया आपने यहाँ पे? बीन की जरूरत ही नहीं है अभी। Sorry sir, he will have he will not have going to the market, going to market. गॉन, गॉन टू द मार्केट, गॉन थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है। ही विल नॉट हैव गॉन टू द Okay. मार्केट। वह बाजार नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट, करेक्ट। सावन जी बताएंगे, क्या तुम खाना पका चुके होगे? Uh, will will you have cooked food? कुक और कुकड। Cooked third form. यस, विल यू हैव कुक्ड द फूड या कुक्ड फूड, सही है। पल्लवी जी आप बताइए, तुम खाना कब पका चुके होगे? कब की इंग्लिश वैन। तुम खाना कब पका चुके होगे? When will when will you have cooked food? कुक, Cooked हाँ कुकड। cooked food. वैन विल यू हैव कुक्ड फूड, Food. ठीक है। दिव्या जी आप बताइए, वह अम, अपना काम कब तक कर चुका होगा? वह अपना काम कब तक कर चुका होगा? हम्म सर इसमें हम क्या यूज करेंगे स्टार्टिंग में? बीच में वर्ड यूज करेंगे या स्टार्टिंग में WH फैमिली में से कुछ एडजस्ट करेंगे? आप कोशिश कीजिए, फिर बताता हूँ। वह अपना काम कब तक कर चुका होगा, कब तक की इंग्लिश फ्रेम कर पा रहे हैं? यहीं पे दिक्कत आ रही होगी बस। जी। तो आप until then, बताइए till बताइए। then. हम्म देखिए, वह अपना काम कब तक फिनिश कर चुका होगा। आप चाहें तो टिल का यूज कर सकते हैं, बट और भी इसके तरीके हो सकते हैं बताने के। और भी कोई बता सकता है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो। दरअसल में ये एक पॉइंट तक तक की हम बात करते हैं, डायरेक्टली भी बोला जा सकता है, ये केवल वैन लगाएंगे तब भी हो जाएगा। आप चाहें तो टिल वैन का भी यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली भी आप इसको ले सकते हैं। वैन विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। वैन विल आगे आएगा। जी सर, when will he have completed his work? वैन विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क या फिनिश्ड हिज वर्क, राइट?
बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके। वह अपना काम कब कर चुका होगा या कब तक कर चुका होगा, आप चाहें तो टिल का लगा सकते थे। टिल वैन से एक हो सकता था ऐसा, टिल वैन विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, या फिर कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके। um, आगे बताएंगे एक सेंटेंस और। यह पेन कितने की बिक चुकी होगी? कौन बताएगा? सभी कोशिश कर सकते हैं। यह कलम कितने की बिक चुकी होगी? यह कलम कितने की बिक चुकी होगी? How much will this pen have costed? Costed और सिर्फ sold, अगर हम उसकी प्रॉपर सेंस में जाएं तो हम बिक चुकी होगी यानी सेल। बताइए कितने की बिक चुकी होगी। पहले कितने की इंग्लिश बना पा रहे हैं? आप चाहें तो थोड़ा अपना सेंस के हिसाब से भी इसको फ्रेम कर सकते हैं। हाउ मच विल दिस पेन हैव सोल्ड। बिक चुकी होगी। यह कलम, यह कलम कितने की बिक चुकी होगी? और भी कोशिश कीजिए आप लोग, सभी लोग कीजिए कोशिश। थोड़ा सा सेंस के हिसाब से भी आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप सेंटेंस को अपने हिसाब से फ्रेम करवा सकते हैं। हाउ मच विल हैव दिस पेन। पहली बात, विल हैव आगे नहीं आता है विष्णु जी। ठीक है, विल हैव आगे नहीं आता है, आप विल आगे लगा सकते हैं। आप सही जा रहे हैं कुछ लोग इसमें। अम, जैसे दिव्या जी ने कहा है हाउ मच विल दिस पेन हैव सोल्ड, पर यहाँ पर कुछ अधूरा सा लग रहा होगा आपको, कुछ थोड़ा सा अधूरा लग रहा होगा। चलिए मैं हेल्प कर देता हूँ। तो इसमें जो अधूरापन लग रहा है, अगर आप यहाँ पे सपोज कीजिए फॉर लगा दें तो क्या ये पूरा नहीं हो जाएगा? हाउ मच विल दिस पेन हैव सोल्ड फॉर, फॉर मतलब कितने रुपए तक के लिए, मतलब कहते हैं ना दिस पेन विल हैव सोल्ड फॉर 5 रुपीज, 10 रुपीज। यहाँ पे फॉर का मतलब के लिए के सेंस में ना आकर के एक उस सेंस में आ रहा है कि इसकी प्राइस इतनी है ना, फॉर, तो वो अधूरापन यहाँ पे दूर हो जाएगा। हाउ मच विल दिस पेन हैव सोल्ड फॉर। और अगर आप चाहते तो जुगाड़ के हिसाब से भी कर सकते थे कि मतलब कितना पे करना, मतलब कितना पेमेंट मिलेगा या फिर कितना पे करना होगा इस पेन के लिए। हाउ मच, हाउ मच विल दिस पेन हैव कॉस्टेड। हाउ मच विल दिस पेन हैव कॉस्टेड, कीमत की बात कर लेते हैं ना, हाउ मच विल दिस पेन हैव कॉस्टेड, उस तरह से भी कर सकते थे। ठीक है, या सोल्ड फॉर, क्योंकि पैसे की बात आ रही है तो कितने रुपए तक के लिए वो पेन बिकेगी। ठीक है, तो वो जो अधूरापन है उसका मिट गया वहां से। चलिए आगे आप बताएंगे, तुम कितना पानी पी पी चुके होगे? बताइए आप लोग कितना पानी। ये भी थोड़ा इस तरह का है, बट यहाँ पर कितना पानी की इंग्लिश स्टार्टिंग में एज ए क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगी। तुम कितना पानी पी चुके होगे? तुम कितना पानी पी चुके होगे?
हाउ मच पहली बात, हाउ मच वाटर जो है ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में आएगा, तो विल आगे लग ही नहीं सकता। हाउ मच वाटर पहले आगे लगाना होगा विष्णु जी। बाकी लोग बताइएगा जल्दी से, तुम कितना पानी पी चुके होगे। हाउ मच वाटर एज अ क्वेश्चन वर्ड ट्रीट होगा। हाउ मच वाटर, हाउ मेनी पेंसिल्स, ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में ट्रीट होते हैं। सावन जी आप नहीं कर रहे हैं। हाउ मच वाटर विल यू हैव ड्रंक किया है दिव्या जी ने। दिव्या जी ने क्या एक ये, हाँ, यस। एक पूछना था सर इसमें। अ, सर जैसे हैव की जगह पे हम जो लास्ट वाला ड्रंक का थर्ड फॉर्म है ना सर, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म, हाँ, तो उसकी जगह पर हैड यूज कर सकते हैं क्या? करेक्ट, 100% ट्रू। हैड भी कर सकते हैं, टेकन भी कर सकते हैं, बताया रखा है आपको ऑलरेडी। हैव पीने के लिए, खाने के लिए यूज कर लेते हैं ना, ग्रहण करने के लिए, सही है। ओके, ठीक। ऐसे ही बताइए, हाउ मच वाटर वाटर बाद में लगाया पल्लवी जी ने। देखिए ऐसा, हाउ मच और हाउ मेनी वाले केस में साथ में ही लगता है, इस बात को याद रखेंगे, है ना। हाउ मच या हाउ मेनी वाले केस में साथ में ही लगता है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इस तरह का। अम, तुम कितनी किताबें खरीद चुके होगे। कितनी किताबें काउंटेबल है, ये याद रखिए कैसे करेंगे। तुम कितनी किताबें खरीद चुके होगे। तुम कितनी किताबें खरीद चुके होगे। हाउ मेनी नोटबुक्स विल यू हैव परचेज्ड। तुम कितनी किताबें खरीद चुके होगे। हाउ मेनी बुक्स विल यू हैव परचेज्ड, ये किया है आप लोगों ने, ठीक है। नोटबुक्स, किताबों के लिए नोटबुक्स कब से आ गया। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बुक एंड नोटबुक। हाउ मच बुक्स नहीं होगा। यही तो चीजें सीखनी है, मैंने बोला था काउंटेबल। हाउ मच जो है वो आता है अनकाउंटेबल के लिए विष्णु जी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाउ मच मतलब अनकाउंटेबल चीज, पानी जो है अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हाउ मच वाटर था, ठीक है। तेल होता हाउ मच ऑयल, ठीक है। बट काउंटेबल चीज जो होगी उसके लिए आप हाउ मैनी लगाएंगे, ठीक है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ बुक्स को तो काउंट कर सकते हैं ना। हाउ मेनी बुक्स विल यू हैव परचेज्ड, ठीक है। काउंटेबल वो होता है जिसको काउंट भी किया जा सके और जिसका प्लूरल भी होता है, वो दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो बुक को काउंट भी कर सकते हैं, बुक का प्लूरल बुक्स होता है। हाउ मेनी बुक्स विल यू हैव परचेज्ड। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये भी हम समझ गए हैं। अब आगे हम देख लेते हैं आगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बचा है हमारा, तो जिसमें हम एक्शन कंटिन्यूइंग टिल अ फ्यूचर पॉइंट, एक फ्यूचर पॉइंट तक एक्शन चलता रहा होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म। और इसमें एक बात याद रखेंगे कि टाइम जरूर इंक्लूडेड होगा। टाइम इंक्लूड नहीं होगा तो फिर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ये होगा, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। एक फ्यूचर पॉइंट तक, तक, एक फ्यूचर पॉइंट तक चल रहा होगा कोई काम, ठीक है। जैसे कोई काम कहीं से शुरू होगा तो लंबे समय तक चल रहा होगा, एक फ्यूचर पॉइंट तक वो कंटिन्यूटी में रहेगा, और वहां पर समय दे रखा होगा, ठीक है। हम्म, जैसे एक एग्जाम्पल पास्ट में भी लिया था हमने, उसी तरह से इसमें फ्रेम हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम शुरू होने तक मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँगा। नहीं, अपने एग्जाम शुरू होने तक मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अम, कल एग्जाम शुरू होने तक मैं पढ़ रहा हूँगा। ये भी आपका हो सकता है, बिना यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा फिर भी टाइम है, क्योंकि तक वाला केस आ गया यहाँ पर, ठीक है। पढ़ता रहा हूँगा ज़्यादा बेटर होगा, या अगर टाइम हम हटा रहे हैं तो पढ़ता रहा हूँगा, या फिर एक टाइम फ्रेम दे दें तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। कन्फ्यूजन क्रिएट तब हो सकता है जैसे हमें लग रहा है कि ये
फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी जा सकता है। तो वहां पर उस वाले केस में या तो टाइम दे रखा होगा या कुछ ऐसा दे रखा होगा जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ ये कंटिन्यू चल रहा है और इसमें एक टाइम फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो उस तरह से हम ले सकते हैं। तो जनरली जहाँ पर टाइम फ्रेमवर्क होगा, टाइम स्पेसिफाइड होगा, वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, और दो तरीके हम सीख लिए, एक समय दे रखा है, दूसरा ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ये दे रखा होगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम शुरू होने से पहले 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स बिफोर एग्जाम गेट्स स्टार्टेड, या बिफोर एग्जाम बिगिंस या स्टार्ट्स से भी बोल सकते हैं। शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही होगी। समय जरूर दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो ता रहा होगा, ती रही होगी ऐसे। मैं जाता रहा हूँगा, आई विल हैव बीन गोइंग। तुम पढ़ते रहे होगे, यू विल हैव बीन स्टडिंग। इसी तरह से सेंटेंस बताएंगे आप लोग। नेगेटिव में बताइए। नेगेटिव में आप विल नॉट को वांट बोल सकते हैं, इसको भूलिएगा नहीं। शैल नॉट को शेंट बोलते हैं, राइट। विल नॉट को वांट, WON और अपोस्ट्रोफी टी। शैल नॉट को शेंट, SHAN और अपोस्ट्रोफी टी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बताएंगे, वह 2 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। बताइए इसका। वह 2 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। वह 2 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। वह 2 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। ही विल नॉट, ही विल नॉट सिंगिंग। क्या किया ये, हैव बीन नहीं लगाया आपने ना। ही विल नॉट हैव बीन भूल गए हम, विष्णु जी। और पहला ही नहीं है, हाँ शी आना चाहिए यहाँ पे। दिव्या जी ने लिखा है इसमें शी विल हैव नॉट, गलत किया है दिव्या जी आपने। एक तरीका बताया था बहुत पहले, मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक चीज को। जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड से ज्यादा हो, एक तरीका हमेशा याद रखिएगा कि जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड उसके जस्ट बाद हम ब्रेक करते हैं इसको। तो नेगेटिव में विल के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो फर्स्ट वर्ड ही बस आगे आएगा, बाकी बाद में रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो सेकेंडरी पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सेकेंड पार्ट। ठीक है, दो भागों में बांट सकते हैं। एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब में वर्ड शामिल हो तो पहले वर्ड के बाद नॉट आता है। तो यहाँ विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, या सिंस 2 PM भी सही है। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं था AM है PM है, तो ओ क्लॉक भी लिख कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock, दैट्स करेक्ट। ही नहीं होगा, गा रही होगी था ना। तो शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock, दैट्स करेक्ट। सावन जी ने कोशिश ही नहीं की है। अच्छा, पहले ही बोल दिया, शी वॉन्ट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock, करेक्ट है। बढ़िया। ऐसे बताइएगा, अ, तुम कब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। अब यहाँ कब से के लिए आप वहन मत लगाइएगा। यहाँ पे एक वर्ड आप लगा सकते हैं जब इस तरह का पर्टिकुलर होता है, समय को डील करने के लिए हाउ लॉन्ग का। ये पर्टिकुलरली हम जनरली इसका यूज हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग, कब से के लिए, क्योंकि समय इसमें इंक्लूड हो जाता है। तुम कब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, हाउ लॉन्ग के साथ जा सकते हैं आप। हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड के रूप में ट्रीट होगा। तुम कब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। प्रिपेयरिंग होता है तैयारी करना की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, COMPETITIT, COMPETITITITIVE। कब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन।
सभी लोग कीजिए, बहुत बढ़िया। तुम कब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे? बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर कर पाए हैं, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तुम कब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे? प्रसाद जी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल समझ पाए हैं कि कब से के लिए हम यहाँ पर हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, COMPA नहीं होगा, PE होगा। ठीक है, PETITIVE। ठीक है, ओके। आप इसमें एक चीज और यूज कर सकते थे, जैसे अभी आपका मन किया होगा वैन का यूज करना, तो वैन का आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि टाइम के रूप में करना पड़ेगा ना। तो अगर मान लीजिए वैन का यूज करना ही चाहते हैं, तो आप सिंस वैन करेंगे। ठीक है, सिंस वैन विल यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या फिर हाउ लॉन्ग वर्ड बेस्ट है यहाँ पे, मतलब कितने लंबे समय से तैयारी कर रहे होगे, ऐसा ये कहने का मतलब है, कितना लंबा समय लगेगा। ठीक, कब से कब तक चलती रहेगी तैयारी, ऐसे ये भी चीज आ जाती है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, वह अ, खेलने के लिए सुबह से किसके साथ जा रहा होगा? किसके साथ? वह खेलने के लिए सुबह से किसके साथ जा रहा होगा? वह खेलने के लिए सुबह से किसके साथ जा रहा होगा? समय भी दे रखा है। किसके साथ के लिए आप चाहें तो विद होम का यूज कर सकते हैं। विद होम विल ही हैव बीन गोइंग टू प्ले। दिव्या जी ने पहले आंसर देने की कोशिश की है, देखते हैं किसका आंसर सही है। सभी लोग आंसर कीजिएगा। बताइए जल्दी से, वह खेलने के लिए सुबह से किसके साथ जा रहा होगा? विद whom विल ही हैव बीन गोइंग टू प्ले, दिव्या जी का आंसर आया है। ओह, मेरी आवाज आ रही है क्या? विद whom विल ही हैव बीन गोइंग टू प्ले। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। अ, ठीक है, विद whom विल ही हैव बीन प्लेइंग, ये हो जाएगा। किसके साथ था तो, अच्छा एक तरीका और बहुत बढ़िया सावन जी ने लिखा है, whom विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस। हम सिंस मॉर्निंग इन्होंने मिस किया था, वो भी बोला था मैंने, सिंस मॉर्निंग विद, ये भी कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल बढ़िया। whom और लास्ट में विद लगा सकते हैं। एक तरीका और है, एक आपने मुझे और याद दिला दिया, हु विल ही हैव बीन प्लेइंग विद सिंस मॉर्निंग। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको क्या ये कर सकते हैं, तरीका बढ़िया है। ये जो सिंस मॉर्निंग है उसको बस शिफ्ट कर दीजिएगा एंड में। रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो टाइम है वो जनरली जो है एट द एंड ही आता है, राइट। तो आपने बिल्कुल सही किया है, बट ये विद जो है थोड़ा आगे, whom will he have been playing with since morning, या तो दूसरा कैटेगरी बता दिया, who के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, who will he have been playing with since morning। ठीक है, बढ़िया आपने यूज किया है इसका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा है। ठीक है, या तो विद whom स्टार्टिंग में लगा दिया, या तो whom लगाया बाद में विद लगा दिया, या तो उसमें who भी चल सकता है। ठीक है, विद who नहीं चलेगा, याद रखेंगे, पर who आगे लगाया और लास्ट में विद लगा दिया, उसके बाद टाइम, दैट्स ग्रेट। हु विल ही हैव बीन प्लेइंग विद सिंस मॉर्निंग, या फिर whom विल ही हैव बीन प्लेइंग विद सिंस मॉर्निंग, या फिर विद whom विल ही हैव बीन प्लेइंग
सिंस मॉर्निंग। ठीक है, दिव्या जी का भी सही है, गोइंग टू प्ले, बस सिंस मॉर्निंग नहीं लगा था, तो टाइम तो लग ही जाएगा, लगा सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और खेलने जाएगा ये बोला था ना, तो आप वहां पर बेटर है गोइंग टू प्ले कर दें, है ना, खेलने जाएगा शायद बोला था मैंने। तो whom will he have been going to play with since morning। तो ये आपका तो डिपेंड करेगा जो भी एक्शन हो उस तरह से। ओके, तो इस तरह से करना है आपको। अभी बताइए किसी का यहाँ पे कोई डाउट वगैरह, कोई डाउट वगैरह अगर हो तो। नो सर। चलिए तो फिर देखते हैं, अभी सभी लोग आएंगे तो हम एक टेस्ट रखेंगे इस पे। टॉपिक आपका ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। होमवर्क आपका वही है, प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज फ्यूचर में, और एआई पे क्वेश्चन करवाइए, अपने आप को असेस करवाइए एंड शेयर योर स्क्रीनशॉट कि कितना आ रहा है। ओके। हाँ, यस, यस यस जी। कल अवेलेबल है हम लोग क्लासेस के अच्छा, कल अवेलेबल नहीं रहेंगे, चलिए लिए। देखते हैं तो। अवेलेबल कर लेंगे, आपको खींच के ले आएंगे। कहाँ कहाँ घुमाए आप, वेयर हैव यू गॉन फॉर विजिटिंग प्लेसेस आई हैव लिसन्ड, विदाउट मी। सर टुमारो इज सर सर टुमारो इज आचार्य प्रस्थान जी ना, so 8 p.m. there is a session ओके, in Mumbai. अच्छा तो फिर हो सकता है क्लास भी ना हो कल, देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर पहले कर पाए तो। ठीक है, Yes. चलिए तो फिर आज के लिए इतनी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। तैयारी कीजिए इसकी, और जल्दी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे डिस्क्रिप्टिव रूप में, एंड आप आंसर करेंगे इसका। टेस्ट एक मिनी ले लेंगे आप लोगों का, तो पूरा आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। अभी जो अगर कल छुट्टी रहती है तो टाइम भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। बाय सर।